नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे राजस्थान के प्रमुख वंश। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी, कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश चला करता था। तो साथियों, सबसे पहले देखें हमारे राजवंश। तो सबसे पहले आता है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश सिसोदिया राजवंश, राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, बाटी राजवंश, जाट राजवंश, नेहरू का राजवंश, कच्छावा राजवंश, तो साथियों, ये हमारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं। तो अब हम बात करें इन राजवंश से हमारे राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया था। तो सबसे पहले बात करें गुहिल की। तो गुहिल और सिसोदिया ने मुख्यतः हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया। और मैं मेवाड़ की वर्तमान की बात करूं तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, और भीलवाड़ा का कुछ पार्ट भी हमारे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो साथियों, जो ये गुहिल राजवंश है और सिसोदिया राजवंश है, इन्होंने हमारे राजस्थान के मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया था। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का कुछ पार्ट भी हमारे मेवाड़ क्षेत्र में ही आता है। तो साथियों, पहले मेवाड़ क्षेत्र के अंदर हमारे गुहिलों ने शासन किया और जब गुहिलों का पतन होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद आता है सिसोदिया राजवंश। तो साथियों, अगला बात करें हम राठौड़ राजवंश की। तो राठौड़ राजवंश ने हमारे राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में शासन किया। और यहीं से एक शाखा निकली थी बीकानेर। और मारवाड़ से एक और शाखा गई थी किशनगढ़। साथियों, राठौड़ राजवंश ने हमारे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में शासन किया था, जिसे हम मारवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जोधपुर। और यहाँ जोधपुर से एक शाखा निकली थी जो हमारे बीकानेर गई थी, और यहीं से एक जोधपुर से एक किशनगढ़ भी गई थी। साथियों, जो हमारा राठौड़ राजवंश है उसमें एक शासक हुआ था राव जोधा, और राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका 1464 ईस्वी के आसपास यहाँ जोधपुर से निकलते हैं और जांगल प्रदेश की ओर अपने साम्राज्य की नींव रखते हैं। 1464 से 1488 आते आते और आतिक घाटी नामक स्थान पर एक शहर की नींव रखते हैं, और वो शहर की स्थापना राव बीका ने की थी, इसीलिए राव बीका के नाम पर उस शहर का नाम बीकानेर हो जाता है। साथ ही ये जब मैं आपको राठौड़ राजवंश पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच कौन लेके गया था, कौन से ईस्वी में लेके गया था।
तो साथियों हम बात करें चौहान राजवंश की, तो चौहानों का जो मूल केंद्र है वो सांबर माना जाता है। चौहानों ने अजमेर, और यहीं अजमेर से एक शाखा गई थी रणथंबोर। जालोर, सिरोही, और हाड़ौती क्षेत्र में भी चौहानों ने शासन किया था। हाड़ौती क्षेत्र में शासन जब चौहानों ने शासन किया था तो वो हाड़ौती क्षेत्र के होने के कारण ही हाड़ा कहलाए थे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन से राजवंश का शासन हुआ करता था, तो वहां आपका उत्तर हाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो राजवंश था वो चौहान राजवंश ही था। वो हाड़ौती क्षेत्र के होने के कारण हाड़ा कहलाए थे। जैसे ये बाटी है, तो बाटियों की कोई राजकुमारी ब्याह के अपने ससुराल में जाती है तो उसे भटियाणी रानी कह दिया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई उसका भटियाणी उपनाम था, वो बाटियों की राजकुमारी होती थी, इसीलिए उसे भटियाणी कह दिया जाता था। वैसे ही हाड़ौती क्षेत्र के होने के कारण हाड़ा कहलाए थे। जो राजवंश था वो हमारे चौहान राजवंश ही था। फिर बात करें बाटी की, तो बाटियों ने हमारे राजस्थान में मुख्यतः जैसलमेर में शासन किया। जाटों ने भरतपुर और धौलपुर, नरुका ने अलवर, और कच्छावा ने आमेर। 1727 में जयपुर की स्थापना के बाद हम इसे जयपुर भी पढ़ सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो साथियों जो ये नरुका राजवंश है, ये कच्छावा में से निकली हुई ब्रांच है। जो कच्छावा राजवंश है उनमें एक वंशज हुआ था नरु, और नरु क्या करता है अपनी शाखा को लेकर अलवर चला जाता है, और वो नरु के वंशज होने के कारण ही नरुका कहलाए थे। और ये जो कच्छावा राजवंश है इन्हीं में एक और शासक हुआ था शेखा, और शेखा ने जहां राजस्थान में शासन किया था वो क्षेत्र शेखावाटी कहलाया, और जो शेखा के वंशज थे वो शेखावत कहलाए थे। साथियों आपको जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स के साथ बताऊंगा कौन सी शाखा कौन लेकर गया था, कब कौन सी ईस्वी में लेकर गया था, उनके वंशज कौन हुए थे, सारा हम विस्तार से डिटेल्स के साथ बात करेंगे एक एक राजवंश की। तो साथियों ये आते हैं हमारे प्रमुख राजवंश के अंदर, गोहिल राजवंश, सिसोदिया राजवंश, राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, भाटी राजवंश, जाट राजवंश, नरुका राजवंश और कच्छावा राजवंश। साथियों ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और वंश नहीं है, इनके अलावा भी कोई वंश है, लेकिन ये जो हमारे राजवंश है ये हमारे प्रमुख वंश है। तो साथियों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अजमेर से, तो स्टार्ट करते हैं चौहान राजवंश से। साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों हम स्टार्ट करेंगे चौहान राजवंश से। तो साथियों सबसे पहले देखें हम चौहानों की उत्पत्ति, और चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो साथियों सबसे पहले जो हमारा चौहानों की उत्पत्ति को लेकर मत देते हैं वो है चंद्रवरदाई। सबसे पहला मत देते हैं चंद्रवरदाई।
और चंद्रवरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज के काल में लिखी गई थी। और ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर एक सिद्धांत देते हैं, अग्निकुंड सिद्धांत। तो साथियों, सबसे पहला जो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर हमारे मत देते हैं वो देते हैं चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर एक सिद्धांत देते हैं, अग्निकुंड सिद्धांत। तो चंद्रवरदाई जी बताते हैं कि आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ नाम का ऋषि रहा करता था। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि रहा करता था। तो ये जो वशिष्ठ ऋषि है, ये आबू पर्वत पर यज्ञ तपस्या वगैरह किया करता था। और इसके जो असामाजिक तत्व है कि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस वशिष्ठ ऋषि के जो यज्ञ तपस्या वगैरह है उसको भंग कर दिया करते थे। जैसे ये वशिष्ठ ऋषि है, ये बैठ के यज्ञ कर रहा है, किसी ने इनके यज्ञ में हवन में लाके मांस डाल दिया तो भी इनका यज्ञ भंग हो गया। किसी ने मदिरा शराब डाल दी तो भी भंग हो गया। तो ये वशिष्ठ ऋषि क्या था, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के, उनसे परेशान था। तो ये क्या करता है, अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करता है। और वो 4 योद्धा ही प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चैमान, ये चैमान ही हुए थे चौहान। तो ये जो वशिष्ठ ऋषि है, जब असामाजिक तत्व के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान हो जाता है तो ये अपनी रक्षा के लिए अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करता है। प्रतिहार 1 नंबर पर आते हैं। जब प्रतिहारों से बात नहीं बनी तो फिर आए परमार, परमार के बाद चालुक्य, और चालुक्य के बाद आए थे चौहान। तो चंद्रवरदाई जी के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। तो साथियों, ये वैसे आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो क्या अग्नि से योद्धा उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन साथियों, ये उस जमाने की बात है, उस जमाने में मान लिया जाता था। तो चंद्रवरदाई जी के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। अब अगला मत है वो हमारे डॉक्टर स्मिथ, विलियम कुक, D.R. भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड देते हैं। तो साथियों, अगर आगे कोई हमारे मत देता ही नहीं तो हमारी बात यहीं तक ठीक थी, हम मान लेते कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो हमारा जो अगला मत है वो देते हैं हमारे डॉक्टर स्मिथ, विलियम कुक, D.R. भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, जो हमारा दूसरा मत है वो हमारे डॉक्टर स्मिथ, विलियम कुक, D.R. भंडारकर और कर्नल जेम्स टॉड देते हैं, जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं। और ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये राजस्थान की लगभग रियासतों में घूम चुका था और ये राजस्थान का पहला पॉलिटिकल एजेंट भी रहा था। आगे बढ़ेंगे हम तब बताऊंगा मैं आपको। तो साथियों, ये चारों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं कि जो इन चारों का मत है वो एक ही है। तो इन चारों के हिसाब से जो चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से हुई है।
तो साथियों ये चारों बताते हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से हुई है। कि चंद्रबरदाई जी आपने जो कहानी सुनाई है, जो बताया है कि यह वशिष्ठ नाम का ऋषि असामाजिक तत्व के लोगों से परेशान था, तो ये अग्नि से 4 योद्धा निकालता है, तो ये करता है। तो चंद्रबरदाई जी कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे ही अग्नि से कोई कैसे 4 योद्धा निकाल देगा। तो इनके अनुसार यहाँ तक बात ठीक है कि वशिष्ठ ऋषि असामाजिक तत्व के लोगों से, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान था, लेकिन वो अग्नि से उसने कोई योद्धा उत्पन्न नहीं किए थे। जो विदेशी जाति के लोग थे जैसे हूण, कुषाण, सीख हैं, ये जाति के लोग क्या करते थे, आबू पर्वत की ओर घूमने जाया करते थे। तो इन्हीं के जो योद्धा हैं उनको ये वशिष्ठ ऋषि क्या करता है, अग्नि को साक्षी मानकर हथियार वगैरह दे देता है और कहता है कि आप हमारी रक्षा करो। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये भी अग्निकुंड सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन। तो साथियों इनके अनुसार जो यहाँ तक बात ठीक थी, विशेष ऋषि सामाजिक तत्व के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से परेशान है, लेकिन ये जो है अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न ना करके जो ये विदेशी जाति के हैं, इनके हाथों में जो अग्नि को साक्षी मानकर हथियार वगैरह दे देता है और इन्हें ही जो यही आगे चलकर कहलाए थे प्रतिहार, परमार, चाणक्य और ये जो चरमान है। और साथियों अग्नि को तो साक्षी हमारे आज भी माना जाता है। तो हम जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जोत जलती रहती है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं तब चौरी के अंदर जो हवन वो आग जलाई जाती है, जो फेरे वगैरह होते हैं उनके अंदर। तो वे वशिष्ठ ऋषि भी क्या करता है, उसी अग्नि को साक्षी मानकर इनके हाथ में हथियार थमा देता है और अपनी रक्षा के लिए कहता है। तो साथियों हमारे यहाँ तक क्लियर होते हैं 2 मत। तो साथियों अब देखते हैं हमारा तीसरा मत, और जो हमारे तीसरा मत है वो देखते हैं हमारे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और ओझा क्या बताते हैं कि जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे। तो जो हमारे तीसरा मत देते हैं ओझा, ओझा के अनुसार जो हमारे चौहान थे वो सूर्यवंशी थे और इनके समर्थन में भी कई इतिहासकार आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जयानक, उसके बाद आते हैं हीराचंद, नयनचंद्र सूरी, फिर आते हैं जोधराज, और उसके बाद आते हैं सारंगधर। जयानक का उनकी एक रचना है पृथ्वीराज विजय। और नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य। जोधराज जी की है हमीर रासु। और सारंगधर की है सुरजन चरित्र।
तो साथियों जो वजह बताते हैं वो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं और इनके समर्थन में भी आते हैं हमारे जयनक, नयनचंद्र सूरी, जोधराज और सारंगधर। और जो इनकी रचना है, जयनक की रचना है पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज की हमीर रासो, सारंगधर के सुरजन चरित्र। ये अपनी इन रचना के अंदर भी जो चौहान है उनको सूर्यवंशी बताते हैं। तो साथियों यहाँ तक हमारे क्लियर होते हैं 3 मत। अब चौथा जो हमें मत मिलता है वो हमें मिलते हैं 2 अभिलेख। पहला अभिलेख मिलता है हांसी अभिलेख जो हमें हरियाणा से मिलता है। हांसी अभिलेख हरियाणा से। और दूसरा मिलता है आबू अभिलेख जो सिरोही से मिलता है। और इनमें जो चौहान है उनको चंद्रवंशी बताया गया है। तो साथियों जो हमारा चौथा मत है वह हमें 2 अभिलेख मिलते हैं। पहला हांसी अभिलेख जो हरियाणा से मिलता है और दूसरा आबू अभिलेख जो सिरोही से प्राप्त होता है। और इनमें जो चौहान है उनको चंद्रवंशी बताया गया है। तो साथियों यहाँ तक क्लियर रहते हैं हमारे 4 मत। तो साथियों हम यहाँ तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों जो हमारे चौहानों को उत्पत्ति को लेकर जो 5वां मत देते हैं वो देते हैं हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। 5वां मत देते हैं हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा की एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। साथियों जो हमारा 5वां मत देते हैं वो हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा देते हैं जिनकी एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो साथियों इन्होंने जो बुक लिखी है वो ऐसे ही तो कहीं से लिख दी नहीं होगी। तो इन्होंने जो बुक है वो बिजोलिया शिलालेख के अध्ययन के आधार पर लिखी है। तो जो इनकी ये बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये बिजोलिया शिलालेख के अध्ययन के आधार पर है। अध्ययन के आधार पर। और ये जो चौहानों की उत्पत्ति है वो बताते हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। और इनके समर्थन में भी आते हैं गोपीनाथ शर्मा,
कविजान। नियामत खा। तो साथियों जो हमारा पांचवा मत है वो देते हैं हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिनकी एक बुक हैदर अली चौहान डायनेस्टी, जो उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अध्ययन के आधार पर लिखी है। उसके अंदर जो वो चौहानों को है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं, और इनके समर्थन में भी आते हैं गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी ने बात कही, मत दिया, तो शर्मा जी ने उनका समर्थन कर दिया। और एक और आते हैं हमारे कविजान नियामत खा। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होते हैं हमारे पांच मत, जो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर पांच मत थे, हमने पांचों मत डिटेल्स के साथ देख लिए हैं। अब बात करते हैं हम बिजोलिया शिलालेख की। तो साथियों यहाँ तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। जो बिजोलिया शिलालेख है वो हमें 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। और जो बिजोलिया शिलालेख के लेखक है वो है गुणभद्र। और चौहानों को, इसमें चौहानों की जो उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। और साथियों जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर हमें कई प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे बिजोलिया का मिलता है हमें बिजावली, बिजोलिया का बिजावली। नागौर का मिलता है छतरपुर। और भीनमाल का मिलता है श्रीमाल। तो साथियों जो हमारा बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी के अंदर हमें पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। और जो इसके लेखक हैं वो हैं गुणभद्र। और इसमें जो चौहान है उनकी उत्पत्ति को लेकर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर हमें कई प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे बिजोलिया का विजावली, नागौर का छतरपुर, भीनमाल का श्रीमाल मिलता है। तो साथियों हम बात करते हैं चौहानों के मूल के अंदर की, और कौन सी शाखा वहां से कब गई थी, कौन लेके गया था। तो साथियों हम बढ़ते हैं आगे।
तो साथियों जो चौहानों का मूल केंद्र है वो सांबर माना जाता है। ये क्या है? चौहानों का मूल केंद्र। और जो हम इनके संस्थापक की बात करें तो जो चौहानों का संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। जो चौहान राजवंश है उनके संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। तो साथियों जो चौहान है उनका मूल केंद्र माना जाता है सांबर, और जो चौहान है उनका जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान क्या करता है? चौहान राजवंश की नींव रखता है। तो जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, और प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम 1 रुपया हमेशा एक्स्ट्रा ऊपर रखते हैं, जैसे 11, 21, 51, 111, 121। वैसे ही वासुदेव चौहान भी क्या करता है? भगवान को प्रसाद चढ़ाता है। पैसे वाला आदमी था तो ये क्या करता है? 551 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है। तो साथियों यहां से हमारे क्लियर होता है कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की नींव रखी थी। तो साथियों बात करें हम इनके शाखा की, तो सांबर से 2 शाखाएं निकली थी। पहली शाखा गई थी नाडोल पाली और दूसरी गई थी अजमेर। पहली गई थी नाडोल पाली और दूसरी गई थी अजमेर। जो नाडोल गई थी वो शाखा 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण देव चौहान लेकर जाते हैं। तो इनका जो संस्थापक है वो था लक्ष्मण देव चौहान। और जो अजमेर है वो 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज चौहान लेकर जाते हैं। तो इनका संस्थापक हो गया अजय राज चौहान। तो साथियों जो चौहानों का मूल केंद्र है सांबर, और सांबर से 2 शाखाएं निकलती है। पहली शाखा हमारे अजमेर जाती है और दूसरी शाखा नाडोल। तो जो नाडोल जाती है वो 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण देव चौहान लेकर जाते हैं, और जो अजमेर जाती है उसको 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज चौहान लेकर जाते हैं। तो साथियों जो ये नाडोल गई थी यहां से 3 शाखा और निकलती है। एक जाती है जालोर, दूसरी सिवाना और तीसरी जाती है बूंदी। तो साथियों जो नाडोल से 3 शाखाएं निकलती है, एक जाती है जालोर, एक जाती है सिवाना और एक जाती है बूंदी। जो नाडोल गई थी वो 1182 ईस्वी के अंदर, और जो बूंदी गई थी वो 1241 ईस्वी में गई थी। तो साथियों जो जालोर है, अब देखो चौहान पहले सांबर, चौहानों का जो मूल केंद्र है वो सांबर है। सबसे पहले चौहान राजवंश की स्थापना हुई थी जो वो सांबर के अंदर हुई थी। वहां से इनकी एक शाखा नाडोल चली गई, दूसरी अजमेर चली गई, और नाडोल से जालोर, सिवाना, बूंदी। तो इनकी जो कीर्ति है वो देखो कहां फैली, सांबर से नाडोल, नाडोल से जालोर, जालोर से सिवाना, बूंदी। तो साथियों जो जालोर का संस्थापक है वो कीर्ति से क्या समझेंगे हम? कीर्तिपाल।
देखो साथियों, इनकी कीर्ति फैली ना नाडोल से जालौर, सिवाना, बूंदी, जालौर से भी एक शाखा और निकलती है जो सिरोही जाती है। तो कीर्ति, जो चौहान राजवंश है उसने अपनी कीर्ति फैला दी थी। तो जैसे कीर्ति से याद रखेंगे हम कीर्तिपाल, जो जालौर का संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। और जो बूंदी, बूंदी से याद रखना है, जो बूंदी का संस्थापक है वो है हमारे देवा। और यह बूंदी से एक और शाखा निकलती है जो जाती है कोटा। और यहां जालौर से भी एक शाखा जाती है सिरोही। और जो सिरोही शाखा गई थी वो अजमेर गई थी हमारे 1113 ईस्वी के अंदर। और इसी का उल्टा कर दो, जो सिरोही गई थी वो गई थी 1311 ईस्वी के अंदर। और जो सिरोही के संस्थापक था वो था लुम्बा। साथियों, भले ही अटपटे नाम हो लेकिन हमें एग्जाम तक याद रखना है कि कौन सी शाखा कब गई थी, उनके संस्थापक कौन था। लगने के बाद हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि लुम्बा कौन था, लुम्बी कौन थी। तो सिरोही का, जो सिरोही शाखा गई थी वो 1311 ईस्वी के अंदर। और जो इनका संस्थापक था वो लुम्बा था। तो अब आप कहोगे कि सर आपने इधर से तो इतनी शाखाएं निकाल दी, क्या अजमेर के जो चौहान है वो अजमेर तक ही सीमित रहे थे, यहाँ से कोई और शाखा नहीं निकली थी? तो साथियों, अजमेर से भी एक शाखा गई थी, रणथंभौर। और जो ये शाखा गई थी ये 1194 ईस्वी के अंदर। और जो इनके संस्थापक था वो था गोविंद। जो पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था, जब वो तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाते हैं, अजमेर हार जाते हैं, तो गोविंद क्या करता है, अपनी एक शाखा लेकर रणथंभौर चला जाता है। तो रणथंभौर जो शाखा गई थी वो 1194 ईस्वी के अंदर। संस्थापक था उसका गोविंद। गोविंद 1194 ईस्वी के अंदर क्या करता है, अपनी एक शाखा लेकर रणथंभौर चला जाता है। तो साथियों, यहां तक हमारा क्लियर होता है। जो सांबर थे वहां से दो शाखाएं निकली थी, अजमेर और नाडौल। फिर नाडौल से निकलती है जालौर, सिवाना, बूंदी। और जालौर से एक शाखा और जाती है सिरोही। और बूंदी से जाती है कोटा। और वहां अजमेर से एक शाखा और जाती है रणथंभौर। तो साथियों, यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों, अब हमने चौहानों की जो उत्पत्ति को लेकर मत थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, वो एक एक करके देख लिए। फिर चौहानों की जो शाखाएं निकली थी वो देख ली। चौहानों का संस्थापक था वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की नींव रखता है। जो चौहानों का मूल केंद्र है वो सांबर माना जाता है। तो साथियों, अब बात करेंगे हम चौहान राजवंश के एक एक शासक की डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वासुदेव चौहान की। वासुदेव चौहान। तो साथियों, ये जो वासुदेव चौहान है ये चौहानों का संस्थापक
आदि पुरुष, या फिर मूल पुरुष। और इसमें जो चौहान राजवंश की स्थापना है वो 551 ईस्वी के अंदर की। चौहान राजवंश की इसने प्रारंभिक राजधानी यही छतरपुर नागौर रखी थी। सांबर में सांबर जेल का निर्माण करवाया। और शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों जो ये शाकंभरी माता है ये चौहानों की कुलदेवी है। और इसी शाकंभरी माता को तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। या देवयानी। तो साथियों जो हमारे चौहान राजवंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान है जो चौहानों का संस्थापक है। अगर चौहानों का आदि पुरुष पूछ लिया जाए तो भी वासुदेव चौहान है। मूल पुरुष पूछ लिया जाए जो जड़, वो भी हमारे वासुदेव चौहान ही है। तो वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की 551 ईस्वी के अंदर नींव रखी और जो इन्होंने अपने प्रारंभिक राजधानी थी वो आई छतरपुर नागौर को बनाया था। और सांबर में सांबर जेल का निर्माण करवाया और शाकंभरी माता मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और ये जो शाकंभरी माता है यही चौहानों की कुल देवी है, जिसे हम तीर्थों की नानी के नाम से भी जानते हैं या देवयानी के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों बात करें हम हमारी देवी की, देवियों की, तो हमारी देवी दो होती है, एक तो कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी या इष्ट देवी होती है। तो इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो साथियों यहां तक क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों हम बात करते हैं देवियों की। तो साथियों जो देवियां हैं वो हमारे दो होती है, एक होती है कुल देवी
और एक होती है आराध्य देवी या इष्ट देवी। तो साथियों बात करें कुल देवी की, तो शायद उस देवी ने उसी कुल में जन्म लिया होगा। और संपूर्ण कुल की एक ही देवी होती है। तो साथियों बात करें हम हमारे देवियों की, तो देवियां दो होती है, एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी या इष्ट देवी। तो साथियों जो कुल देवी होती है वो शायद उस देवी ने उसी कुल में जन्म लिया होगा, जरूरी नहीं है कि वो उसी कुल में जन्म ले, इसलिए लिखा है शायद उस देवी ने उसी कुल में जन्म लिया होगा। और संपूर्ण कुल की एक ही देवी होती है, जो सारा कुल होता है उसी की एक ही देवी होती है। जैसे चौहान है, चौहानों की शाखाएं अलग अलग चलेगी, लेकिन जो चौहान राजवंश है उसकी कुल देवी एक ही है, शाकंभरी माता। वैसे हम आराध्य देवी की बात करें तो शाखाओं के अनुसार अलग अलग भी होती है। शाखाओं के अनुसार अलग अलग। जो साथियों हमारे आराध्य देवी होती है वो शाखाओं के अनुसार अलग अलग होती है। अब जैसे बात करें कोई ये मेले में जा रहा है, अब हमारे मेले त्योहार जो हमारे मंदिर होते हैं वहां पे लगे ही रहते हैं, तो मेले में जाते हैं तो वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, मंदिर तक पहुंचने में घंटे 2 घंटे 3 3 घंटे लग जाते हैं। तो लाइनें लगी रहती है, जैसे महिलाओं की लाइन लगी है, पुरुषों की लाइन लगी है, तो जाता है तो खड़ा हो गया लाइन में, वहां पे खड़ा है, वहां पे देवी देवताओं के जयकारे लग रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, इधर महिलाएं खड़ी है, इधर पुरुष खड़े हैं, कोई श्रीमती जी से नजर टकरा जाती है। और मैं मानता हूं कि जो आज का युवा है उसको तो एक बार देखने से ही इतनी देर में प्यार हो जाता है, तो क्या करते हैं, पर्ची निकाली, उस पर नंबर लिखे और श्रीमती जी को पकड़ा दिया, श्रीमती जी ने उधर से नंबर ले लिए, आगे जाते हैं मंदिर में, घंटों तक खड़े रहते हैं। तो फिर क्या होता है साथियों, वो जो मांगने आया था, जो उसकी इच्छा थी, वो उसको भूल जाता है और क्या मांगता है वहां पे जाके, जो देवी या देवता होता है कि मेरी बात करवा देना, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। और साथियों आज के टाइम में तो जो भी है मंदिर में वगैरह जाते हैं हमारे, वो निस्वार्थ कोई नहीं जाता है, सभी का कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है। वैसे ही वो जो इच्छा थी उसकी, जो मांगने आया था वो तो भूल गया, और क्या करता है, जो वो वहां पे हुआ था उसी के लिए वो बोल देता है कि बात करवा देना, ये हो जाना, उधर से घर जाता है। घर जाने के बाद क्या होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय हेलो आप वही हो ना जो मेले में मिले थे। तो साथियों क्या होता है, वो वहां पे जो मांगता है वो उसका इच्छा है, जो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो क्या करता है, उस देवी को या उस देवता को मानने लग जाता है। तो उसी प्रकार मान्यता के अनुसार भी अब साथियों अगली बार की बात करें तो कहीं और कोई देवी या देवता होता है और कहीं मंदिर में जाता है, वहां कुछ मांगता है, उसकी वो भी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो भी यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर होता है कि एक से अधिक भी हो सकती है।
तो साथियों हमारे यहाँ क्लियर होता है देवियां। तो देवी दो होती है, कुल देवी, आराध्य देवी या इष्ट देवी। जो कुल देवी होती है शायद उस देवी ने उसी कुल में जन्म लिया होगा और संपूर्ण कुल की एक ही देवी होती है। और वहीं बात करें हम हमारी आराध्य देवी या इष्ट देवी की, तो शाखाओं के अनुसार अलग अलग भी होती है, मान्यता के अनुसार भी होती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अगर मोटा मोटी मैं आपको बात करूं और साफ स्पष्ट बातों में समझाऊं तो ये तो जो कुल देवी होती है वो पत्नी जो एक ही होती है सिर्फ, और ये जो आराध्य देवी इष्ट देवी वो जीएफ वाला चल रहा है ना आजकल, एक से अधिक भी हो सकती है। तो साथियों हम अब बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो साथियों जो हमारा सबसे पहला नोट है, नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र के अनुसार हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी ने लिखा था और सृजन चरित्र सारंगधर ने लिखा था। सृजन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल के अंदर पुष्कर माना जाता है। और दूसरा नोट पॉइंट आता है हमारे सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारे वो है बेड़ोस शिलालेख। बेड़ोस शिलालेख के अनुसार चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। तो साथियों हमारे तीन नोट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र। जो हमीर का महाकाव्य है वो हमारे नयनचंद्र सूरी ने लिखा था और जो सृजन चरित्र है वो सारंगधर ने लिखा था। तो हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल के अंदर पुष्कर माना जाता है।
वैसे तो साथियों सांबरी मानते हैं, लेकिन बात की जाए हमीर महाकाव्य और सुजन चरित्र की, तो इनके अनुसार जो चौहानों का मूल केंद्र है वो हमारे पुष्कर माना जाता है। दूसरा है सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो सेवाड़ी अभिलेख मिलता है हमें, उस सेवाड़ी अभिलेख में बताया गया कि चौहान है वो इंद्र के वंशज थे। और तीसरा जो पॉइंट है वह है बेड़ो शिलालेख के अनुसार चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। तो तीसरा जो हमारे बेड़ो शिलालेख हमें प्राप्त होता है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो चौहान थे वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। तो साथियों यहाँ तक क्लियर करते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।